क्या आप भी इस साल केदारनाथ यात्रा करने की सोच रहे हैं? तो आपके मन में भी कंफ्यूजन होगा कि ये यात्रा कैसे करें। क्या हेलीकॉप्टर से जाएं या फिर पैदल ट्रैक करें या फिर पोनी या फिर पालकी से। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम करने वाले हैं केदारनाथ हेलीकॉप्टर से यात्रा करें या पैदल ट्रैक करें, इसका एक डिटेल्ड कंपैरिजन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अगर आप इस साल केदारनाथ यात्रा करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड में केदारनाथ, अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं या फिर आप पैदल ट्रैक कर रहे हैं, साथ ही साथ घोड़े खच्चर पोनी से कर रहे हैं, उसकी एक डिटेल्ड जानकारी दी है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। केदारनाथ यात्रा के लिए आपको हेलीकॉप्टर कहां कहां से मिल सकते हैं, साथ ही साथ पैदल ट्रैक अगर आप कर रहे हैं तो किन किन चीजों को आपको जरूर ले जाना है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। मैंने केदारनाथ वीडियो जितने भी हैं उसकी एक प्लेलिस्ट बनाई है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पेज पे जाइएगा और केदारनाथ वाली प्लेलिस्ट में आपको सारे डिटेल्ड वीडियो केदारनाथ रिलेटेड से जितने भी आपके क्वेश्चन है सब कुछ उसमें मिल जाएंगे। एक बार चेक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने सबसे पहले पॉइंट पे आता हूँ, हेलीकॉप्टर से यात्रा कैसे करें। देखिए, ये यात्रा करने के लिए हेलीकॉप्टर आपको 3 जगहों से मिलते हैं, फाटा, सिरसी और गुप्त काशी। जिसमें से फाटा फेमस है, वहां से यात्रा की जाती है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथ ही साथ एक चीज जान लीजिए, हेलीकॉप्टर यात्रा करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है आपको, जो वेबसाइट में बताने जा रहा हूँ, registration&touristcare.uk.gov.in, नीचे आ रही होगी लिख के, इस पे आप जाइएगा। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवाइएगा अपना। रजिस्ट्रेशन जब आप 4 धाम यात्रा के लिए कर लेंगे, वो मैंडेटरी भी है, करवाना जरूरी है। उसके बाद ही आप हेलीकॉप्टर बुक कर पाएंगे। आप गूगल पेज में सबसे पहले आइएगा और टाइप करिएगा heliyaatra.irctc.co.in। इस पे जाइएगा, ये पेज खुलेगा। सबसे पहले उस पे लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये दोनों चीज दिख रही है, हेमकुंड साहिब और श्री केदारनाथ धाम। ये मेन पेज खुला है, ऑफिशियल साइट खुली है। और इस पे जब आप ये ओपन होगा तो इस पे आप बुक टिकट्स में जाके साइन अप करके आप बुक कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गई टिकट बुक करने की बात। अब फेयर जान लीजिए क्या, इसमें नीचे आइएगा स्क्रॉल करके, यहाँ लिखा है चेक फेयर, इसमें जाइएगा। अब ये देखिए, इसमें यहाँ के टिकट्स दिए हुए हैं। अब एक चीज समझिए, गुप्त काशी, फाटा और सिरसी 3 जगह से आपको मिलेगा केदारनाथ धाम के लिए। लास्ट में आपको दिख रहा है ना गोविंद घाट घंगरिया वाला, ये हेमकुंड साहिब के लिए है। तो ये 3 ऑप्शन आपको जो ऊपर के दिख रहे हैं, ये आपको केदारनाथ धाम के लिए है। जिसमें से द मोस्ट फेमस जो है ये है फाटा सिरसी वाला। इसका जो फेयर देख लीजिए, 8,842 रुपए है। आने और जाने का राउंड ट्रिप फेयर लिखा हुआ है। ठीक, और इसमें इतनी ये 3-4 जो आपको दिख रही हैं, पवन हंस, थम्बी एविएशन, ये जो है ये एयरलाइंस ऑपरेट करती हैं। साथ ही साथ ये जो 12,444 आपको दिख रहा है, ये गुप्त काशी से है और सिरसी से 8,839 है, ये सिरसी से है। तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर फाटा है, फाटा से लोग करते हैं। अब एक चीज और जान लीजिए, फाटा, सिरसी और गुप्त काशी है कहाँ। ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये गुप्त काशी है, ये फाटा है और सिरसी यहाँ पे, ये सिरसी है। तो ये दी मोस्ट पॉपुलर ये हेलीपैड है, आपको साइन भी दिख रहा होगा। यहाँ से लोग सीधे केदारनाथ धाम के लिए पकड़ते हैं। गुप्त काशी से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है और सिरसी तो फिर आगे ही पड़ जाता है, इसलिए फाटा एक बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ से कर सकते हैं। मैं अभी आपको डिटेल में मैप में और बताऊंगा कि कैसे कैसे और क्या आप कर सकते हैं। तो जब आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर लेंगे, आपको टिकट मिल जाएगा। उसके बाद आपको पहुंचना कहाँ है, फाटा पहुंच जाइए, जहाँ का आपने टिकट लिया है वहां पहुंच जाइएगा। 1 घंटे 1.5 घंटे पहले पहुंचना होता है। टिकट में सब कुछ मेंशन होगा टर्म्स एंड कंडीशन में, तो उसमें वो पहुंचिएगा। और टिकट बुक कैसे करना है, मैंने पिछले साल वीडियो बनाया था, आई बटन में दे रहा हूँ, उसको आप देख सकते हैं। पहुंचना कैसे है आपको, वहां पे आपको कोई भी अपना साधन लेके आप वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके वहां तक पहुंचना है। उसके बाद वहां से आप मंदिर तक जाएंगे, केदारनाथ मंदिर तक, और उसी दिन रिटर्न भी आ सकते हैं। या फिर आप, एक ऑप्शन और है वहां पे कि आप जाइए और वहां पर एक दिन स्टे कर लीजिए और फिर नेक्स्ट डे रिटर्न कर लीजिए। अब कुछ प्रॉज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। फायदा क्या है हेलीकॉप्टर बुकिंग में। हेलीकॉप्टर बुकिंग में सबसे बड़ा फायदा है टाइम की बचत। पहला फायदा यही है। दूसरा फायदा ये है कि अगर आपके साथ मान लीजिए बूढ़े लोग हैं या फिर बच्चे हैं जो ट्रैकिंग नहीं कर सकते, 16 किलोमीटर की काफी लंबी ट्रैकिंग है, उनके लिए हेलीकॉप्टर दी बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही साथ आप जो यात्रा 3 दिनों में 4 दिनों में कंप्लीट करते हैं, वो आपकी यात्रा 1 दिन में हो जाती है। अगर आप 1 दिन में करना चाहें तो दर्शन करके वापस आ सकते हैं। तो सबसे अच्छी चीज हेलीकॉप्टर यात्रा की ये है। साथ ही कॉन्स की बात करें तो कॉन्स भी बहुत सारे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यह है कि मान लीजिए आप इतना ट्रैवल करके वहां पहुंच रहे हैं और मौसम खराब हुआ और उस दिन की टिकट आपकी कैंसिल हुई, तो फिर आपको नेक्स्ट डे टिकट नहीं देते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि अक्सर ही वहां मौसम खराब रहता है, बारिश होती है,
अक्सर ही खराब मिलेगा। आपको ये ना समझिएगा कि गर्मी का टाइम है तो बहुत अच्छा मौसम मिलेगा। अक्सर देखने को मिलता है कि क्योंकि जब मैं गया था वहाँ पे और जब मैंने यात्रा कंप्लीट की तो कुछ लोग मुझे ऐसे मिले थे जो बता रहे थे, बेंगलोर तक से आए थे, इतनी दूर आ गए थे और मौसम खराब होने की वजह से उनका हेलीकॉप्टर ऑपरेटर मतलब ऑपरेट ही नहीं हुआ वहाँ तक। तो उनको यात्रा कैंसिल करनी पड़ी और बहुत परेशान हुआ। तो इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी अगर सब कुछ सही रहता है तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए हेलीकॉप्टर से यात्रा करना, अगर आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे हैं तो। अब मैं अपने दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, ट्रैक और जो ये वाला रूट है रोड वाला, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, ये इधर जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार और ऋषिकेश आना होगा। जब आप हरिद्वार ऋषिकेश पहुंच जाएंगे तो हरिद्वार में सुबह 4 बजे से ही बसें कॉन्टिन्यूस चलती हैं सोनप्रयाग तक के लिए। बसेस नहीं लेना चाहते आप शेयरिंग टैक्सी ले सकते हैं, शेयरिंग टैक्सी भी आपको मिल जाएगी आराम से डायरेक्ट सोनप्रयाग तक के लिए। लेकिन ये सफ़र लंबा है। हम लोग भी जब गए थे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहली बार गए थे और हम लोग शेयरिंग टैक्सी से गए थे क्योंकि हमें बीच में रुक रुक के जाना था पूरा एंजॉय करते हुए। कुछ भी ऐसा शेड्यूल नहीं था कि हेक्टिक शेड्यूल हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बीच में रुक रुक के भी यात्रा कर सकते हैं क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश से सोनप्रयाग काफ़ी लंबी दूरी है, 10 से 12 घंटे इजिली लग जाएंगे। सुबह आप चलेंगे 5-6 बजे तो शाम को ही पहुंच पाएंगे 4-5 बजे तक, इससे पहले नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ब्रेक कर करके भी कर सकते हैं यात्रा। अब जैसे आप मान लीजिए हरिद्वार पहुंच जाते हैं, जैसे हरिद्वार आपको दिख रहा है इस मैप में और केदारनाथ आपको ये दिख रहा है, तो ये हरिद्वार से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ऋषिकेश आएगा क्योंकि रास्ता ही यही गया ऋषिकेश वाला। उसके बाद आगे बढ़ेंगे देवप्रयाग, फिर आएगा रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग से रास्ता ये कट जाता है केदारनाथ धाम के लिए और दूसरा रास्ता रुद्रप्रयाग से कटता है ये वाला बद्रीनाथ धाम के लिए। तो आपको केदारनाथ जाना है तो रुद्रप्रयाग से रास्ता कट जाएगा, आप केदारनाथ पहुंचेंगे। टोटल डिस्टेंस की बात करें तो करीब 220 किलोमीटर डिस्टेंस है। आराम से 10 से घंटे लग जाते हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो 10 घंटे में पहुंच जाएंगे। और मान लीजिए लैंडस्लाइड वगैरह होती है तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको पहुंचना है सोनप्रयाग। सबसे पहले आप सोनप्रयाग ही पहुंचेंगे, उसके बाद ही ट्रैकिंग स्टार्ट होती है केदारनाथ धाम के लिए। अगर आप मान लीजिए फाल्टा वगैरह से ले लेते हैं हेलीकॉप्टर तो फाल्टा गुप्तकाशी के आगे पड़ता है, यहाँ से हेलीकॉप्टर लेके भी जा सकते हैं। तो मान लीजिए आप सुबह 5 बजे हरिद्वार से निकलते हैं और शाम को सोनप्रयाग पहुंच जाते हैं तो सोनप्रयाग में आपको स्टे करना पड़ेगा। तो स्टे के लिए पहले से भी बुक कर सकते हैं या फिर आप वहाँ जाके भी ले सकते हैं। हम लोग वहीं जाके हम लोगों ने लिया था, बड़ी मुश्किल से मिला था, 2,500 रुपये का 2 लोगों को रूम। बहुत ऐसा रूम था, नॉर्मल सा रूम था, 2,500 रुपये तक का मिला था। तो जल्दी पहुंच जाएंगे तो रूम मिलने के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, वरना GMBN की वेबसाइट पे जाइएगा और गवर्नमेंट होटल्स भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। ये कर लीजिएगा। तो सबसे पहले होटल लीजिएगा, फिर सोनप्रयाग से नेक्स्ट डे सुबह जितनी जल्दी हो सके 4 बजे के आसपास आप निकल जाइएगा। गौरीकुंड तक टैक्सी मिल जाएगी आपको। गौरीकुंड के बाद फिर आपको पैदल ट्रैकिंग करनी होगी, 15 से 16 किलोमीटर की काफ़ी लंबी ट्रैकिंग है, पूरा दिन लग जाएगा। देखिए करिएगा क्या, आप मॉर्निंग में जब आप सोनप्रयाग से निकलिएगा तो जो आपका हैवी लगेज है वो वहीं पे क्लॉक रूम बने हुए हैं, वहाँ जमा कर दीजिएगा और एक छोटा बैग रखिएगा। छोटे बैग पैक में अपना जो इंपॉर्टेंट सामान है एक दिन की ट्रैकिंग के लिए वो रखिएगा, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी ट्रैकिंग में। मैंने भी ऐसा ही किया था। तो ये करने से फ़ायदा ये रहता है कि 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग में जो बोझा आप लादना नहीं पड़ेगा वो ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये कर सकते हैं आप। जब आप आगे चलेंगे सोनप्रयाग से टैक्सी से गौरीकुंड पहुंचेंगे। गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहाँ पर एक गौरीकुंड है, छोटा सा दर्शन कर लीजिएगा। लोग नहाते भी हैं वहाँ पे, साथ ही वहाँ पे मंदिर भी है गौरा माई का। दर्शन करके फिर सीधे लोग आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। उस पॉइंट पे गौरीकुंड पॉइंट पे आपको पोनी वाले और ये सब वाले खच्चर वाले बहुत सारे मिलेंगे, पालकी वाले, क्योंकि वो मेन पॉइंट है। फिर आप जब ऊपर जाएंगे फिर ट्रैकिंग अगर पैदल कर रहे हैं तो फिर पूरे दिन की ट्रैकिंग मानिए, क्योंकि इजिली हम लोग जब सुबह 4 बजे सोनप्रयाग से निकले थे तो शाम को 4 से 5 बजे ऊपर पहुंचे थे केदारनाथ के बेस कैंप में। पूरा दिन आपका जाएगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि शूज़ आपके अच्छे होने चाहिए, हो सके तो वाटर प्रूफ शूज़ ही पहनिएगा, क्योंकि बारिश किसी भी समय होती है। फिर अगर आपके शूज़ भीगे तो फिर आपको दिक्कत होगी चलने में। तो मैं जो वाटर प्रूफ शूज़ यूज़ किए थे मैंने वो डिकैथलॉन के थे, तो आप चेक कर लीजिएगा। नहीं तो वाइल्ड क्राफ्ट के भी अच्छे आते हैं, वो मैं रिकमेंड कर दे रहा हूँ आपको। बैग भी और शूज़ भी चेक कर लीजिएगा। तो फिर जब आप ऊपर चलते जाएंगे ट्रैकिंग करते जाएंगे, बीच बीच में कुछ पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपको दुकानें खाने पीने का सब कुछ मिलेगा। फिर आप चलेंगे, जब आप ऊपर पहुंचेंगे तो आप शाम हो जाएगी और वहां पर शाम को बिल्कुल ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। ये मत समझिएगा नॉर्मल मौसम रहेगा, बर्फ़ भी गिर सकती है, मई हो चाहे जून हो। तो जैकेट वगैरह अच्छी क्वालिटी के जैकेट रखिएगा। ठंडक बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप मान लीजिए कैंप्स वगैरह में रुकते हैं तो फिर बहुत ठंड लगती है, क्योंकि हम लोग तो कैंप्स में रुके थे और वो स्लीपिंग बैग देते हैं अंदर पूरा ढकने वाला, तो उसमें उलझन भी होती है सोने में। लेकिन
जो बाहर आप टहलेंगे ना तो बहुत ज़बरदस्त ठंड रहती है, अगर स्नोफॉल हो गया तो बहुत ठंड हो जाएगी। इन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको ज़रूर आप लेके जाइएगा वहाँ पे, मिस मत करिएगा। साथ ही साथ एक पावर बैंक अपने साथ ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आपको चार्जिंग के लिए वो मिले, मिलता है, जनरली मिल जाता है, लेकिन आप ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो अपनी तरफ से पूरा इंतजाम करके जाइएगा। तो पैदल ट्रैकिंग का अपना एक फ़ायदा भी है, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे वहाँ आपको देखने को मिलेंगे पैदल ट्रैकिंग में, जो हेलीकॉप्टर से शायद ऊपर से अच्छा लगता हो देखने में, लेकिन जो पैदल ट्रैकिंग का मज़ा होता है वो उसमें नहीं होता। और तीर्थ यात्रा सफल भी मानी जाती है जो आप पैदल चल के जाते हैं मंदिर तो दर्शन करने के लिए, तो ये आप कर सकते हैं। अब प्रॉज एंड कॉन्स की बात करें तो हाँ, सबसे बड़ा नुकसान इसमें यह है कि टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम फिर आपको प्रॉपर 3 से 4 दिन लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक दिन तो सोनप्रयाग पहुंचने में लग जाएगा, उसके बाद एक दिन पूरा ट्रैकिंग में चला जाएगा, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप नीचे उतरेंगे और फिर वापस आएंगे, तो 3 से 4 दिन मिनिमम लगते हैं केदारनाथ यात्रा में, जबकि हेलीकॉप्टर से यात्रा एक दिन में हो जाती है। तो ये कॉन्स एक मान सकते हैं। दूसरी चीज, सबसे बड़ा कॉन्स की अगर मान लीजिए कि आप यात्रा कर रहे हैं और आप असमर्थ हैं यात्रा करने में, पैदल चलने में दिक्कत होती है कुछ लोगों को, कुछ लोग सोच के जाते हैं चल लेंगे लेकिन बीच में दिक्कत होने लगती है, हम लोगों को भी दिक्कत हुई थी। तो फिर आप पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइए, कुछ मॉर्निंग वॉक में ट्रैकिंग स्टार्ट करिए, कुछ 4 से 5 किलोमीटर पैदल चलना स्टार्ट करिए, तो फिर आपका फ्लो बना रहेगा, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कॉन्स हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि ट्रैकिंग अपने आप में एक्सपीरियंस है उस जगह पे करना। इतने खूबसूरत नज़ारे, इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, और साथ में जब आप दर्शन करेंगे तो सारी आपकी थकान मिट जाएगी। काफ़ी अच्छी जगह है। अब मैं अपने थर्ड पॉइंट पे आता हूँ, कॉस्ट कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से, तो सबसे पहला हेलीकॉप्टर का प्राइस ही जो मैंने आपको बताया, फाटा से 8,842 रुपए, तो उसका प्राइस ही हो गया, ठीक। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर एक दिन की आप यात्रा कर रहे हैं, स्टे करते हैं मान लीजिए ऊपर, एक दिन मान लीजिए स्टे में निकल जाता है, तो स्टे और फूड फूड भी इंक्लूड कर दीजिए इसमें, तो 2,500 रुपये, 2 से 2,500 रुपये रख के चलिए कि स्टे और फूड में लग जाएगा। फूड ऊपर थोड़ा सा महंगा रहता है, लेकिन ठीक है, 2,500 रुपये आपका लग जाएगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की मतलब कि आप फाटा तक मान लीजिए कैसे जाएंगे, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे या तो फिर प्राइवेट टैक्सी से जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम मान के चल रहा हूँ, इसके लिए आप 1,500 से 1,600 रुपये रख लीजिए आने जाने का मिनिमम। तो ये ओवरऑल बात करें अगर हेलीकॉप्टर से अगर आप जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए 20,000 रुपये आपका एक दिन का एक पर्सन का लग जाएगा, इंक्लूडिंग टिकट्स, हेलीकॉप्टर के टिकट्स। और अगर मैं ट्रैकिंग की बात करूं तो 3 दिनों का मैं बताऊं आपको, तो इसमें सबसे मेन चीज हेलीकॉप्टर का जो टिकट ये लगा हुआ है, इसका तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, कुछ नहीं लगेगा, आपको ट्रैकिंग करनी है पैदल। लेकिन हाँ, 3 दिन अगर आप रुकेंगे तो 3 दिन आपको स्टे का जरूर लगेगा, चाहे आप ऋषिकेश रुकें, फिर आप चाहे केदारनाथ धाम में रुकें या सोनप्रयाग में रुकें, स्टे का आपका लगेगा। तो वो स्टे का ये मान के चलिए आपका लग जाएगा 5,000 रुपये, स्टे और फूड दोनों मिला के मिनिमम। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप वहां तक जाएंगे फिर वापस आएंगे, तो ये मान के चलिए 2 से 2,500 रुपये ये रख लीजिए। ओवरऑल ये 12,000 रुपये मान के चलिए मिनिमम आपको रखने ही है, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो ट्रैकिंग के लिए। और हेलीकॉप्टर से अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो 20,000 रुपये मिनिमम। तो ये इस हिसाब से अपना बजट डिसाइड करिए, मैक्सिमम तो कितना भी लग सकता है, लेकिन मिनिमम इतना लग जाएगा अगर आप हेलीकॉप्टर से कर रहे हैं तो। पर डे का, पर पर्सन का इतना मान के चलिए मिनिमम। और बजट ट्रैवलर ट्रैकिंग कर रहे हैं तो फिर 10 से 12,000 रुपये मिनिमम से मिनिमम लग जाएगा, मैक्सिमम कितना भी लग सकता है। अब मैं अपने फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ, टाइम कंपैरिजन की बात करते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो मिनिमम एक दिन रखिए, और एक दिन एक्स्ट्रा लेना चाहे, मान लीजिए रुकना चाहे रात में, तो 2 दिन में आप इजिली यात्रा कर सकते हैं। टाइम बहुत बचता है, मौसम अगर सही रहा तो आपके लिए यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर ट्रैकिंग करेंगे तो फिर मिनिमम आपको 3 से 4 दिन देना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एक दिन पहुंचने में आपका लगेगा ऊपर, एक दिन आपका ऋषिकेश से सोनप्रयाग पहुंचने में लग जाएगा, एक दिन वापस आने में लग जाएगा, तो 3 दिन तो मिनिमम ही मिनिमम लगेगा आपका। और एक दिन अगर आप एक्स्ट्रा रखेंगे, तो रखना ही पड़ता है, तो 3 से 4 दिन आपका लग जाएगा। तो टाइम कंपेरिजन में टाइम की बहुत बचत हो जाती है हेलीकॉप्टर वाले में, और इसमें थोड़ा सा, लेकिन हाँ, इसमें इसके फ़ायदे अलग हैं और उसके फ़ायदे अलग हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि ट्रैकिंग करेंगे तो आपको जो फील आएगा, वहाँ पे जो वाइब्स आती हैं, और जो आप ट्रैकिंग करेंगे, यात्रा करेंगे ना, वो इतने खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे जो आपको हेलीकॉप्टर में शायद ना पता भी ना चले, 15 मिनट में गए, 15 मिनट में आ गए। तो इन चीज़ों में फ़र्क है थोड़ा सा। अब मैं अपने फिफ्थ ऑप्शन पे आता हूँ, बेस्ट ऑप्शन फॉर, मान लीजिए हम बात करते हैं बूढ़े लोगों के लिए, या फिर जो एडवेंचर लवर्स हैं, या फिर जो बजट ट्रैवलर्स हैं, इनके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं बूढ़े लोगों की, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन हेलीकॉप्टर ही है।
इसके अलावा बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो पालकी से भी जा सकते हैं, पोनी या पालकी से भी जा सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन हमेशा हेलीकॉप्टर, क्योंकि उसमें बूढ़े लोगों को दिक्कत नहीं होती, नहीं तो पालकी में भी दिक्कत होती है, उतने ऊपर तक जाना, फिर दिक्कत होती, बैठे रहने में भी दिक्कत होती है। बजट ट्रैवलर की बात करें तो ट्रैकिंग इज ऑलवेज ए बेस्ट ऑप्शन। आराम से इजिली जाइए, 16 किलोमीटर ट्रैकिंग करिए, धीमे धीमे करिए, कैसे भी करिए, मज़ा ही आ जाएगी और पैसे भी बचते हैं, मज़ा भी आता है। लेकिन बस हाँ, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी चलने की, वरना दिक्कत होगी रास्ते में आपको। एडवेंचर लवर्स की बात करें तो ट्रैकिंग सबसे बढ़िया तरीका है, क्योंकि ट्रैकिंग अपने आप में ही एक एडवेंचर है, और ऐसी जगह पर ट्रैकिंग करना तो मज़ा ही आने वाली है उसमें, तो फिर उनके लिए भी ट्रैकिंग इज़ बेस्ट ऑप्शन। कुछ और चीज़ों की बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी, जैसे सिम कनेक्टिविटी, फ़ोन कनेक्टिविटी, लगभग सभी नेटवर्क आते हैं, कभी कभी बीच बीच में थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन आते रहेंगे, आपको ऊपर भी नेटवर्क आते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। गोमुख जब हम लोग गए थे तो गोमुख में नहीं आए थे बिल्कुल, 2-3 दिन के लिए बिल्कुल नेटवर्क नहीं आए थे, लेकिन केदारनाथ में और लगभग सभी धामों में आते हैं नेटवर्क, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। रोड कनेक्टिविटी की बात करें, रोड बहुत अच्छी बनी हुई है। जब आप हरिद्वार से रुद्रप्रयाग तक जाएंगे तो रोड आपको बहुत चौड़ी मिलेगी। रुद्रप्रयाग के बाद जब आप अगस्त मुनि क्रॉस करेंगे तो थोड़ी सी नैरो हो जाती है रोड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी पर्सनल गाड़ी से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। अभी हम लोग राष्ट्रीय तुंगनाथ होके आए हैं तो उसी रोड से जाना पड़ता है। मैंने बताया ना, रुद्रप्रयाग के आगे आप अगस्त मुनि आएगा, अगस्त मुनि के बाद थोड़ी सी नैरो हो जाती है रोड, लेकिन अगर आप ले जाना चाहते हैं पर्सनल गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैंने एक डिटेल्ड कंपैरिजन आपको बताया हेलीकॉप्टर से और पैदल ट्रैक करके कैसे यात्रा करें इसका। आई होप कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मैंने एक प्लेलिस्ट मैंने मेंशन करी, वो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके केदारनाथ के और वीडियोस उसमें देख सकते हैं, डिटेल्ड में पूरी जानकारी मैंने दी हुई है। साथ ही साथ आप मेरे चैनल के स्टोर सेक्शन में जाइएगा, और अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो उसको परचेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बड़ी रिसर्च के बाद वो प्रोडक्ट उसमें ऐड किए हुए हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।